Okay, fine. Now let's go to barriers of merits and demerits of on job training. ठीक है? Yes sir. Yes sir. ठीक है. ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको जॉब में है और उसी में आपको काम भी करवाया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है. ट्रेनिंग भी दी जा रही है. ठीक है. ये चलिए, तो मेरिट्स ऑफ ये ऑन जॉब है ना. ओवर हियर इट इज. ठीक है. मेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है. ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes sir. Yes, ठीक sir. है. एक आदमी, रुचि झा, आप पढ़िए. एक आदमी पढ़िए. Yes, sir. Methods, sir, on the job training से. हाँ. One of the biggest advantages. On the job training. First, actually training begins the first day where an employee starts his job. नहीं बाबू, यहाँ नीचे मेरिट्स ऑफ सबसे नीचे. Merits of on the job training. हाँ. Some of the payoffs of on the job training are listed as under. First, one of the biggest advantage of on the job training is that training learns on actual working environment rather than artificial environment. ठीक है. एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो फायदा है, कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में, एक्चुअल एग्जांपल में लोग सीखते हैं. ठीक है. और सर. हाँ बोलो बाबू. Someone is inviting to play check it. अरे यार, हम पढ़ाएं और वेटिंग भी करते रहे. खैर ठीक है. सबसे बड़ा फायदा ऑन जॉब ट्रेनिंग का है, ठीक है, कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में ना वो काम सीखते हैं. ठीक है. आर्टिफिशियल नहीं है. क्लियर है? Yes, sir. हाँ. इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका, जो इसमें बैंक पीओ का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आप लोग. ठीक है. तो बैंक पीओ में कैसे होता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर, 1 साल का प्रोबेशन होता है. तो प्रोबेशन में क्या है, उसके बाद कंफर्म होते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन जाता है. ठीक है. 1 साल के बाद. तो प्रोबेशन में क्या है कि जितना भी जो आपका ब्रांच बैंकिंग में, बैंक में आप गए होंगे तो सब ये डेस्क लगा रहता है. तो कोई कैश का काउंटर है, कोई चेक क्लियरेंस है, कोई डॉक्यूमेंट क्लियरेंस है, सारा चीज लगा रहता है. लोग बैठे रहते हैं. तो वो अलग अलग करके उनको रोटेट किया जाता है कि इस हफ्ते आप इधर बैठेंगे, फिर आप इधर काम करेंगे, इस तरह. उसमें एक्चुअल ट्रेनिंग मिलती है काम करने का. ये सबसे बड़ा फायदा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. Second point है the training objects the rules, regulations and systems being followed in day-to-day organizational life. एकदम सीधी सी बात है. जो भी ट्रेनिंग है, जो बंदा ट्रेनिंग ले रहा है, उसको ट्रेनिंग कहते हैं, NEE. तो वो एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन डे टू डे का है. उससे उसका ना ट्रेनिंग होता है, उसका परिचय होता है, उसको समझबूझ ज्यादा बेहतर आती है. एकदम प्रैक्टिकल लॉजिक बात है ये, कि एक्चुअल काम पे काम को सीखने में ज्यादा काम बेहतर समझ में आता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट. Third point, additional personnel are not required for training the employees when on the job method of training is used. Therefore, there is an advantage of economy by using this method. हाँ. अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अलग सा कोई सुपरवाइजर या कोई ट्रेनर या कोई टीचर नहीं चाहिए होता है ट्रेनिंग देने के लिए. ठीक है. उधर ही सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है. ऑफ द जॉब का मतलब जॉब से हटा करके जो ट्रेनिंग मिलती है, उसमें एक स्पेशल ट्रेनर को लाया जाता है, कोई एक्सपर्ट है, और उसमें ट्रेनिंग दी जाती है. तो अब है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, ऑफ द जॉब की बात कर रहे हैं, उसमें खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है ना. एक अलग सा आदमी को लाएंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा हमको ट्रेनिंग देने के लिए. Yes sir. ठीक है. यहां पर एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज वेरी इकोनॉमिकल. ये इकोनॉमिकल पड़ता है क्योंकि अलग सा ट्रेनर कोई नहीं लाया जाता है इसमें. ठीक है. तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा. इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन नेचर बिकॉज अ सेपरेट सुपरवाइजर और अ ट्रेनर इज नॉट इनवाइटेड टू गिव द ट्रेनिंग. ठीक है. जो भी जिनके अंडर में भी रिक्रूटमेंट हुआ है, वही जो मैनेजर है, वही उसको ट्रेनिंग देते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डिमेरिट्स को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था.
डिमेरिट्स को? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलिए। और इसी तरह से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का भी है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेरिट्स एंड डिमेरिट। ठीक है, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। इसको पढ़िए रुचिया। Merits of off-the-job training. First, this type of training gets employees away from their work environment to a place where their frustrations and busting of work are eliminated. This work-relaxed environment can help employees to absorb more information as they feel less under pressure to perform. सबसे बड़ा मेरिट है कि जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, हम अपनी बात अगर कर रहे हैं या आपकी बात कर रहे हैं, तो काम का प्रेशर भी बहुत होता है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में काम ठीक से होना चाहिए। Yes, sir. और वो बंदा ऑलरेडी एक ट्रेनी है, NEE, तो उससे गलती भी हो सकती है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, एकदम सही से सर्विस देना है क्योंकि कस्टमर सामने खड़े हैं। ठीक है ना? Yes, sir. फाइन। तो इसमें प्रेशर बहुत होता है, इसमें प्रेशर बहुत होता है, गलती होने की संभावना हो सकता है बढ़ जाए। और आप लाइव काम कर रहे हैं, उसमें अगर गलती हो गई तो फिर बहुत शिकायत हो जाती है, कंप्लेन हो जाता है। तो इस प्रेशर से हटाने के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रखा जाता है कि लाइव सिचुएशन नहीं है। ठीक है, अलग से कॉन्फ्रेंस हॉल होगा या होटल जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो प्रेशर से आदमी रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Yes. Second, can be a source to supply the latest information, current trends, schemes and techniques, for example, current employment legislation or other company law and regulations, current computer software or computerized technologies, or improved innovative administrative procedures. This new skills can be brought back and utilized within the company. ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो मेरिट में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब से अलग होकर के जो सेपरेट ट्रेनिंग दी जाती है, उसका एक मेरिट ये है, फायदा ये है कि जो भी नया जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको हम लोग सीख सकते हैं। क्योंकि करंट जो टेक्नोलॉजी है उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, करंट टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बैंक में एक प्रोसेस चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है। ठीक है, अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो अभी लागू नहीं हुई है। ठीक है ना? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? सर कृष्णा Yes, sir. मीटिंग रूम में है सर। हो गया यस बाबू। सर। तो अब है कि नया टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, ठीक है, हमको अलग सा ऑफ जॉब ट्रेनिंग में ये हम सीख सकते हैं, क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग में तो नया टेक्नोलॉजी सीखने का संभावना नहीं है, वो तो जो प्रोसेस है वही चलेगा। ठीक है, तो Yes, नई sir. टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन वाली टेक्नोलॉजी को, नया प्रोसेस को सीखने का ज्यादा अवसर होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। ठीक है, आगे। Third point है experts in their field would cover these courses, and this would mean that training for staff members should be taught to a reasonable standard. जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं इंडस्ट्री के, उनको बुलाया जाता है इसको ट्रेनिंग करने के लिए। तो उसमें है कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। Fourth point है the courses are held externally. Our company would not have added costs incurred as a result of extra equipment or additional space. ठीक है, ये एक्सटर्नली किया जाता है, मतलब कंपनी के काम करने, जो काम हो रहा है उससे अलग हट करके। ठीक है, तो अब है कि जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, जो लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, वो अपना सारा चीज को इंतजाम करके आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है, वो ट्रेनर को हमने हायर किया, अब वही सारी जिम्मेदारी को कर देगा। ठीक है, हमको अलग से इंतजाम करने की जरूरत नहीं होती है, या एडिशनल कंपनी में एडिशनल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। एक नई जगह हायर कर लिया, उधर को ट्रेनिंग दे देते हैं। तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बाहर की कंपनी को। ठीक है, मतलब उनको पैसा दे दिया गया, अब वो सब चीज ट्रेनिंग आकर के दे दी। हो सकता है कि वो आप लोगों को, एम्प्लॉयज को अपनी जगह पे बुला ले और ट्रेनिंग दे दे, तो कंपनी का हेडेक कम हो जाता है। ठीक है ना? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? एकदम सिंपल लॉजिक है, Yes, सिंपल sir. लॉजिक। ठीक है, आगे पढ़िए। This point, sending an employee on a course could help to make an employee feel more valued as they would feel as if they are receiving quality training. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर। Sixth point has many courses or seminars invite employees from other companies to attend. This would allow employees to network and perhaps jump a business. ठीक है, दो बातें आ गई। एक है कि अलग से ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको, तो आपको फील होगा कि आप इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर अलग से जगह किसी को नहीं दी जाती है
तो उसको लगता है कि हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही ट्रेनिंग बस दिया जा रहा है, कोई अलग से इंतजाम नहीं हुआ है, हमारे लिए अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो ऑफ जॉब ट्रेनिंग जब होती है तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को महत्वपूर्ण फील करते हैं, इंपॉर्टेंट फील करते हैं कि हमको अलग से मेरे लिए इंतजाम हुआ है, ठीक है, और सेपरेट क्लास हमको दिया गया है, तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट होता है। नेक्स्ट है कि जो भी सेमिनार्स या जो कोर्सेज हैं तो इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स आते हैं अलग अलग कंपनी के, है ना, और वो अपना अपना नजरिया व्यक्त करते हैं, उस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, तो इसमें एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, नया नया एस्पेक्ट्स को कवर करने का मौका मिलता है। ये सब सारा मेरिट है आपका ऑफ जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है, क्लियर है? हेलो क्लास, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आई होप कि सब लोग को मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा सर है, आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। डिमेरिट्स को पढ़िए, अब डिमेरिट्स, इसकी क्या क्या डिमेरिट्स है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। पहले तो है कि बाबू ये महंगा पड़ता है, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है तो थोड़ा महंगा पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमेरिट्स में, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए पढ़िए रुचिजा। demerits of the job training. First, depending on the course, the overall cost could ठीक prove है, quite ये expensive. For example, many courses may require an overnight stay at a hotel. If the course is outside the area of the course itself, may prove to be expensive due to the level expertise or equipment need to deliver the course. जहां भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो आपका ऑफिस कंपनी से अलग होता है, तो होटल बुक करेंगे या कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करेंगे, उसका खर्चा, फिर जो ट्रेनर आ रहे हैं उनका खर्चा, तो ये एक्सपेंसिव पड़ता है, ये पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये खर्चा आपका बच जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, Second point has there is no real way to know the abilities both as a trainer and their subject knowledge of the people delivering the external training courses. There is no guarantee that sufficient skills of knowledge will be transferred or valuable. अब इसमें चूंकि नए आदमी आ रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, तो इसमें एक गारंटी भी नहीं होती है कि जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कभी मतलब मैच नहीं भी करता है, ठीक है। जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस कर है, रहा है उस पे डिपेंड होता है। जो बंदा जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको कंपनी में किस फॉर्मेट पे काम करना है, और जो ट्रेनर ट्रेनिंग देना है उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है, ठीक है, तो वो थोड़ा मिसमैच करता है, तो बहुत गारंटी नहीं है कि एकदम से जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग रखी गई है वो हो जाए, ये भी एक ऐसा डिमेरिट सामने आया, ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 3 Third एंड 4, point है that third point है the different learning speeds of individuals who are usually forced to progress of a compromised rate. फोर्थ, Fourth, and not all the learners will be starting at the same knowledge or skill level, and there is a risk that those starting at the lowest level, it accounts is not taken of this, will be lost from the start. ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सबका सीखने का क्षमता, लर्न करने का क्षमता, समझने की क्षमता एक जैसी तो हो नहीं सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जो भी ट्रेनर आया है बाहर से ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी साहब आए हैं, उनका तो अपना एक फिक्स फॉर्मेट होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो वो अपने स्टैंडर्ड से ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर है कि अब जो ट्रेनिंग ले रहा है उसका स्टैंडर्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एफिशिएंसी, उसकी स्किल मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है, मैच अगर नहीं कर रहा है, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाता है जो रिक्वायर्ड होता है, डिजायर्ड होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, सबसे पहले महंगा पड़ता है और उसके बाद से बहुत सारी चीजें हैं जो गारंटी नहीं है कि ये भाई जितना स्किल डेवलप होना चाहिए वो हो जाए, ये भी ऐसी बात आई है। एक बात और समझिएगा, इस किताब में, जो भी किताब आप लोग की होती है मैनेजमेंट की, उसमें पहले काम हुआ है, काम हुआ, काम होने के बाद जो नतीजा रिजल्ट निकला उसको फिर लिखा गया है, इस तरह से किताब बनी है, ठीक है। तो ये जो भी बात डिमेरिट्स है, ये ऐसा काम किया गया, ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी गया, उसमें जो जो डिमेरिट को पाया गया
ठीक है, उसको नोट डाउन किया गया और फिर किताब में लिखा गया है। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, तो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। चलिए ठीक है, अब कुछ रिक्रूटमेंट की बात हो, क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, रिक्रूटमेंट है ना, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट में आपका सोर्सेज आता है, व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये क्वेश्चन आता है बहुत। ओके फाइन, पहले रिक्रूटमेंट में चले आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाफिंग एंड ऑल। अच्छा, स्टाफिंग प्रोसेस भी देख लीजिए, मैन पावर प्लानिंग है, ये पहले भी हमने किया था। यस सर, हो गया ये हो गया था चार ना, बारी हो चुका है। ये हो चुका है, तो ठीक है, इसको स्किप करते हैं। फिर इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर एंड प्रमोशन, जो भी मौजूदा एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे जगह पर, ठीक है, और उनको प्रमोशन दे दिया गया, तो वो होता है इंटरनल सोर्स, ठीक है ना। Yes. और एक्सटर्नल सोर्स जो होता है एक्सटर्नल, कि फिर वही जो आपका कैंपस इंटरव्यू है, आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया और फिर जो इंटरव्यू होता है, सारा चीज वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, जो बाहर से लोग आते हैं, तो उसमें ये सब है। एम्प्लॉय रिफरल्स है, जो करंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि भाई आपके कोई दोस्त हैं, कोई भाई बंधु हैं, तो उनको आप यहाँ जॉब पे लाइए, ठीक है। इंटरनल में होता है ट्रांसफर एंड पोस्ट, ठीक। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस ये सब चीज क्लियर है। ओके, ये टेक्निक्स ऑफ थ्रो भी आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपका कैसे करना ये पहले में, ठीक है, इसमें सर आपका आपका है आवाज ब्रेक हो रहा है सर। ब्रेक हो रहा है सर आपका आवाज। ये क्या गड़बड़ी है। हेलो, अभी बेहतर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में देख लीजिए, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको, ठीक है, कि क्या क्या टेक्निक है कंट्रोल करने का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपकी एक कंपनी है, तो अब क्या क्या आप करेंगे, क्या क्या टेक्निक अपनाएंगे जिससे कंट्रोल हो जाए बेहतर तरीके से, सही डायरेक्शन में कंपनी चले, गोल की तरफ चले, ऑब्जेक्टिव की तरफ चले। तो सबसे पहला जो है वो आपका बजटरी कंट्रोल है। बजटरी कंट्रोल का मतलब, जैसे बजट जो बनता है, तो बजट का मतलब क्या होता है कि एक अमाउंट, एक सम ऑफ अमाउंट, उसको एलोकेट किया जाता है इस काम के लिए। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी वो बजट पेश करती हैं, तो उसमें होता है ना कि इस काम के लिए इतना 1000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है, इस काम के लिए 1 लाख करोड़ रुपया आवंटन Yes. किया गया, ऐसा होता है ना। यस सर। फाइन, तो जो भी काम है उसका एक बजट बनना चाहिए, पहले बजट बनना चाहिए। और जो भी काम है, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन है, जैसे सेल्स करना, मार्केटिंग एक्टिविटीज, Yes. एडवर्टीजमेंट का जो है, अगर बजट सही से बनेगा, अगर बजट बन गया, गलत बजट बन गया तो पैसे की बर्बादी होगी, गलत बजट बना तो पैसे की बर्बादी होगी। तो सबसे पहला टेक्निक जो है बाबू बजटरी कंट्रोल, उसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अगर बजटरी कंट्रोल हो गया तो बाकी सारा चीज कंट्रोल हो जाएगा। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब है कि ठीक से एनालाइज करके जिस चीज में जितना रकम चाहिए, अमाउंट चाहिए, ठीक है, उतना आवंटन कीजिए। आवंटन का मतलब क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको, प्रदान करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहला टेक्निक है, फिर से बोलो बाबू, किसी चीज को फिर से बोलो। सर जितना का बजट है उतना देना। हाँ, जिस काम में जितना पैसा बनता है उतना तो देना पड़ेगा ना। अगर उससे Yes, ज्यादा दीजिएगा, सर उससे ज्यादा दीजिएगा तो पैसे की बर्बादी होगी, और कम दीजिएगा तो काम ठीक से नहीं होगा। दोनों बात आ गई।
तो जितना उस काम में बनता है उतना उसको देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। ठीक है, Yes, ठीक है ये sir. बात? ओके, दूसरा टेक्निक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपका साफ लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। ये दोनों वो रिपोर्ट कार्ड है, इसको सही से बने, ठीक है, काम ठीक होगा अभी ना बैलेंस शीट ठीक बनेगा। अगर काम गड़बड़ होगा बैलेंस शीट नहीं ठीक से बनेगा, वो रिजल्ट है, आपने जैसा एग्जाम दिया जैसा लिखा वैसा रिजल्ट आ गया। तो ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी दोनों बराबर होना चाहिए। Yes, sir. बैलेंस शीट जो बनता Yes, है, sir. हाँ, अगर बराबर नहीं है तो कहीं गड़बड़ी है, तो उससे हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं कहां गड़बड़ी हो रही है, उसके बाद कंट्रोल कर लेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज हेलो क्लास, सर आपका आवाज फंस रहा था। हेलो क्लास, अभी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। अच्छा, तीसरा जो टूल है वो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जितना पैसा हमने लगाया, Yes, sir. मेरा मूलधन वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। उसके बाद प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब इसका Yes, sir. इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे कब तक पहुंचेंगे। सर हाँ बोलो बोलो। सर बोले हुए थे ब्रेक इवन पॉइंट जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नो प्रॉफिट नो हाँ लॉस ठीक नहीं है, होता मतलब है। नहीं, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी थोड़ा प्रॉफिट है, मतलब नीतीश सर से हमारी बात हो रही थी, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा प्रॉफिट शामिल है, ठीक है, लेकिन ऐसे सिंपल समझने के लिए कि ठीक है वो एक पॉइंट है ना, यस वो सर। एक पॉइंट है जहां पे एक नॉर्मल प्रॉफिट शुरू हो जाए। तो एक साल मतलब कितना टाइम लगेगा कि हम उस पॉइंट को अचीव कर लें, है ना। तो मान Yes. लीजिए कि 6 महीना काम किया आप लोगों ने, हम कंपनी के मालिक हैं, आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों के काम करने की स्पीड से हम ये पता लगा सकते हैं ना कि वो टाइम कब आएगा जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, ठीक है ना, कि Yes, मतलब sir. थोड़ा प्रॉफिट की शुरुआत हो जाए। हमने 10 लाख रुपया लगाया, ठीक है, तो 10 लाख और कुछ रुपया मेरा वापस हो जाए। तो इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे तो उससे कंट्रोल बेहतर हो जाएगा ना, आपको कंट्रोल, हम काम ठीक करवाएंगे कि Yes, ठीक से काम करो। Yes, एक साल में, एक साल का टाइम है, एक साल में हमको ब्रेक इवन पॉइंट पहुंच जाना है, दैट इज कि थोड़ा प्रॉफिट की शुरुआत हो जाए, है ना। yes sir. तो ये काम हम करेंगे तो फिर मेरा कंट्रोल बेहतर हो जाएगा कंपनी पर, आप लोगों पे कंट्रोल बेहतर हो जाएगा मेरा ठीक है। यस Yes, sir. यस सर। अच्छा, चौथा टेक्निक जो है, ठीक है, अब चौथा और पांचवा जो है इसको समझिएगा। ये है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, इसको रिपोर्ट भी कहते हैं, MIS रिपोर्ट। हर दिन का जो भी सब लोगों ने, आप सब लोग 50-60 बच्चे हैं, सब लोगों ने आज के दिन में जो जो काम किया उसको हमने रिपोर्ट बनाया, उसको दर्ज किया हमने, ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर तो डेली का जो रिकॉर्ड होता है, डेली आप लोग मान लेते हैं सब सेल्स में, आज किस ने कितना का ऑर्डर लेकर के आए, ठीक है, आज हमने रिपोर्ट बना लिया। फिर कल ऐसे करके पूरा 30 दिन का रिपोर्ट बना लिया, एक महीने का, किस ने कितना ऑर्डर लेकर के आया है, क्लियर है। यस सर। यस सर। एक महीना के परफॉर्मेंस से हम क्या ये निर्धारित कर सकते हैं कि अगला महीना कैसा रहेगा? एक महीने No, के sir. कर सकते हैं सर। अंदाजा लगा सकते हैं ना बाबू, तुम लोग का स्पीड तो मिल जाएगा ना कि एक दिन में एवरेज में ये टीम इतना काम करती है, तो अगले Yes, sir, महीने में अंदाजा कितना लग काम यस करेगी, सर, कर सकते हैं। ये भी अंदाजा लग सकता है। तो MIS जो है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरा रिपोर्ट, सारा डेटा, सारा जो एक्टिविटी होती है उसको दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें पिछला डेटा भी रिकॉर्ड हो गया है, हिस्टोरिक डेटा,
अब उस सारे डेटा को एनालाइज करके हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि अगले महीने कितना होगा, कितना टारगेट अचीव होगा। यस सर। Yes, sir. फाइन। अच्छा, तो एमआईएस रिपोर्ट अगर बनाते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, तो मेरा कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑडिट। तो ऑडिट इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट्स। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है, अगर आईकॉम, जिन लोगों ने आईकॉम किया होगा तो वो ऑडिटिंग को पढ़ा होगा उन लोगों ने। तो उसमें मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब है कि जितना भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ये सब का ऑडिटिंग होगा, चेकिंग होगा कि ठीक से प्लानिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक से ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक से स्टाफिंग हो रहा है कि नहीं। ये सब ऑडिट होगा तो कंट्रोल पूरा बेहतर हो जाएगा ना। Yes, sir. फाइन। तो ये 5 है बाबू टेक्निक जिससे कंट्रोल हम लोग करते हैं। इस बात को आप अपने डिफरेंट आंसर्स में भी इसका जिक्र हो सकता है। मतलब ये पूरा मैनेजमेंट ही हो गया फिर, है ना। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये Yes, sir. टेक्निक्स हो गया, ये टेक्निक्स हो गया। एक दो बात और कंट्रोल में, इसको भी देख लेते हैं साथ में। तो आपका टाइप्स ऑफ कंट्रोल है, उसमें फीडबैक कंट्रोल है, खैर ऐसे ही बोल दे रहे हैं हम। फीडबैक कंट्रोल है, कंकरेंट कंट्रोल है और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। ये आप लोगों को याद है, डिस्कस किया होगा हमने, यहाँ रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट भी, अच्छा जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब भी हम काम करने के लिए हमने भेजा, उसके बाद आपने फीडबैक दिया, फिर हमने सॉल्यूशन को भेजा वापस, ये फीडबैक हुआ। ठीक है। Yes, sir. Yes. अच्छा, कंकरेंट कंट्रोल में क्या हुआ, जो भी काम हो रहा है उसमें जो भी गड़बड़ी आ रही है उसी टाइम को उसको सही करते जाइए। उसी टाइम पे तो हमने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ भेजा है, ये गड़बड़ी होगी तो ये कर लेना, ये गड़बड़ी होगी तो ये कर लेना। उसी टाइम पर जो भी गड़बड़ी हो रही उसी समय पर कंट्रोल करना, इसको कंकरेंट कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ये है कि ये गड़बड़ी होती है, ये सारा गड़बड़ी होता है, ये प्रॉब्लम आता है, अब हम पूरी तैयारी करके जाते हैं कि ये गड़बड़ी आए ही नहीं। ठीक है, वैसा संभावना ही नहीं क्रिएट हो, तो उसके लिए पूरी तैयारी हम करके आपको भेजेंगे, तो वो होगा कि भाई आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फाइन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई होप कि सीरीज ठीक चल रहा होगा और बात समझ में आ रही होगी। ठीक है Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है, कभी कभी हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, तो रिवीजन में थोड़ा फास्ट होना पड़ता है। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, Yes, sir. चलिए कम्युनिकेशन की बात हम लोगों ने किया था, जिसमें कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है। तो पहले आप देख लीजिए कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। इसमें पहला जो है आपका एक कम्युनिकेटर और सेंडर होता है, मतलब दो आदमी के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, अकेले तो हम नहीं कर सकते हैं। अकेले हम कम्युनिकेशन करेंगे तो तुम लोग समझ लो ये सर थोड़ा दिमाग इनका हट चुका है। अगर sir. अकेले यस सर यस सर बोलिए, हो गया। क्या हो गया? ठीक है, आवाज कनेक्शन, आवाज तुम लोग की हमको बेहतर क्यों नहीं आ रही? अच्छा, किसी किसी की है, रुचि झा की आ रही है ठीक से। संदीप, सर संदीप। मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। वही है, कुछ कॉमन आ रहा है। संदीप, संदीप, अंकित। यस सर। हाँ ठीक है, तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है, फाइन। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छह एलिमेंट्स है इसका। एक पहला कम्युनिकेटर और सेंडर, एक आदमी जो कम्युनिकेट करने वाला या सेंड करने वाला होना चाहिए। अब दूसरा जो है आपका एलिमेंट है वो आपका इनकोडिंग। तो इनकोडिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी मैसेज है उसको हम इनकोड करते हैं। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग दो बात होती है। तो अब ऐसा नहीं ना है कि जैसे वॉर में समझिए, अगर लड़ाई हो रही है, जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसमें सब बात अगर हम साफ साफ बोल देंगे तो अगला मेरा फ्रीक्वेंसी भी पकड़ रहा है ना, वो समझ जाएगा ये बात, वो ये बात समझ जाएगा।
तो हम उसको इनकोड करते हैं, ठीक है, कुछ इनकोडिंग किया हमने, कुछ एक्सप्रेशन किया, ठीक है, और इनकोडेड मैसेज को वो आगे भेजते हैं। इनकोडिंग समझ में आया? हेलो क्लास? यस सर। नो सर। वॉर का सीन समझिए, वॉर का, युद्ध का। तो जैसे हम जिस फ्रीक्वेंसी पे जो वायरलेस है उस पे बात कर रहे हैं, तो जो दुश्मन जो है मेरा, उसको उसने भी तो ये टेक्नोलॉजी लगा रखी होगी ना कि उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लें हम, और क्या बात हो रही है सुन लें, क्या बात हो रही है Yes, सुन sir. लें। हाँ, तो अब हम Yes, क्या sir. करेंगे, Yes, sir. इनकोडिंग कर देंगे। इनकोडिंग का मतलब एक जनरल फॉर्मेट में समझा रहे हैं। इनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे अल्फा क्या हुआ वो, सर कोडिंग कर देना है कोई कोड। हाँ, इनको इनकोड कर देना, ठीक है ना। उस इनकोडेड मैसेज को फ्रेम करते हैं और उसको फिर भेजते हैं हम, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड टाइप से। हाँ ठीक है, चलिए उसके बाद एक मैसेज, थर्ड एलिमेंट है आपका मैसेज, ठीक है। तो मैसेज जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अगर अनएम्बिगुअस हुआ, जैसे अनएम्बिगुअस का मतलब कि क्लियर नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। अगर हम जिस भाषा में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और जो भाषा आप समझते हैं, वो भाषा इस्तेमाल करना जरूरी है ना। Yes, sir. अब जो Yes, ऐसा sir. ऐसा भाषा में इस्तेमाल करे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तरीका इस्तेमाल करे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होता है। एक मैसेज का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस बेहतर होगा। अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस अच्छा। सर। उसके बाद एक मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम का मतलब माध्यम, वो टेलीफोन हो सकता है, आप डायरेक्ट भी जाके बोल सकते हैं, एक चिट्ठी भी हो सकती है, एक नोटिस हो सकता है, एक मेमोरेंडम होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ये सारा मीडियम में आता है, ठीक है। मतलब सिर्फ यस सर। आपका टेलीफोन और ये मोबाइल, ये का मीडियम नहीं हुआ। एक हमने आपको ग्रुप नोटिस मीटिंग भेजी, यूज है। सर माध्यम। माध्यम। तो एक मीटिंग में एक नोटिस जो हमने आपको भेजा, वो भी तो एक मीडियम है ना कम्युनिकेशन का, जिसमें Yes, बोला sir. कुछ नहीं जा रहा है, लिख करके हमने आपको दे दिया। जो भी एग्रीमेंट होता है वो भी मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम इसको कहते हैं। फिर डिकोडिंग हुआ, तो सर, डिकोडिंग का, हाँ बोलो। सर मीडियम में लैंग्वेज आ सकता है सर, लैंग्वेज। लैंग्वेज, भाषा तो सबसे बड़ा मीडियम है ना बाबू, सबसे बड़ा मीडियम है। यस यस सर। यस सर। लैंग्वेज इज आल्सो अ मीडियम, बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो अ मीडियम। मतलब Sir, कि हम express करना. हम एक्सप्रेस करना भी मीडियम हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बहुत गुस्से में, बॉडी लैंग्वेज से पता चले हमको। बॉडी लैंग्वेज भी माध्यम होता है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। हम यस सर। जिस अंदाज में आ रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज करता है, अलग मीडियम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनली आइडिया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बेहतर हो, ठीक है। उसके बाद डिकोडिंग और द रिसीवर है। रिसीवर का मतलब एक अगला बंदा होना चाहिए जो उसको रिसीव करे, सुने, टू वे कम्युनिकेशन। डिकोडिंग का मतलब है कि जो भी इनकोडिंग हुआ है उसको अगला डिकोड कर ले, मतलब हम जो भी बताना चाह रहे हैं वो अगला समझ ले, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा। अगर अपना डिकोडिंग coding नहीं use. होता है, डिकोडिंग अगर नहीं होगा तो आप समझ पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस होने की ये सब सारी चीज है। रिसीवर के बाद है फीडबैक। फीडबैक होना बहुत जरूरी है कि कैसा फीडबैक रहा, कैसा फीडबैक होना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस ठीक है या नहीं। और लास्ट जो 8 पॉइंट है नॉइज। नॉइज बारे में देख लीजिए, इसको पढ़िए तो रुचिजा क्या लिखा हुआ है नॉइज बारे में। Yes, sir. Noise. It is a disturbance that tends to obstruct the smooth flow of communication and reduces the clarity of the message. It may be the result of poor network, inattention of the receiver, etc. ठीक है, नॉइज का क्या है कि इसमें ऐसे समझिए कि ज्यादा नॉइज अगर होगा ना, ज्यादा आवाज होगी, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बेहतर नहीं होता है। ज्यादा अगर जोर से बोलना है, या अगर नेटवर्क, जैसे हम लोग का अभी पुअर नेटवर्क है, पुअर नेटवर्क में नॉइज ठीक से नहीं जा रहा है, तो ये बैड कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फाइन। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को देख लीजिए। टाइप्स ऑफ में आपका लिखा हुआ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जितनी मीटिंग वगैरह ये सब है, ठीक है, वो फॉर्मल में आता है। इनफॉर्मल में हम लोग विद अपार्ट फ्रॉम मीटिंग हम लोग ऐसे भी मिलते हैं,
ठीक है, अलग से बात किया जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है सारा चीज, तो उसको इनफॉर्मल कहते हैं। एक मेन जो है आपका डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल है। डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे ना। डाउनवर्ड का मतलब हुआ ऊपर से नीचे। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट जो बात सुपरवाइजरी लेवल को कम्युनिकेट करते हैं उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो नीचे के जो डिपार्टमेंट है वो अपनी बात को जो ऊपर बात करते हैं उसको अपवर्ड कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल या लैटरल, आपस में जो बात होगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ठीक है, एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल में शामिल करेंगे। एक एग्जांपल हमने दिया, सेम लेवल में जो बात होती है, सेम लेवल में। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे हुआ, इस तरह एक लेवल में। तो ये तीनों का मिश्रण जब तक नहीं होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब ये तीनों का मिश्रण सही समीकरण में नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा उसमें मोनोटोनस हो जाएगा कि ऊपर लोग बोल रहे हैं और नीचे लोग सुन रहे हैं, उसमें काम बेहतर नहीं होता। तो तीनों का समीकरण होना बहुत जरूरी है। So और उसके upward बाद का फिर से बताइएगा। अपवर्ड का मतलब हुआ कि तुम जब नौकरी करने गए तो तुम नीचे लेवल में तुम्हारा रिक्रूटमेंट हुआ, बहाली हुआ। Yes, sir. अब तुम लोग जितने लोग हो, तुम लोग जो ऊपर अपनी बात को ऊपर भेजना है तुमको, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम, ये सब सारा चीज है। ठीक है, तो ये जो Yes. कम्युनिकेशन हो रहा है नीचे से ऊपर, उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. देखो ना लिखा हुआ है ना, when the communication flows from top to bottom it is called downward, and when it flows from bottom to up it is called upward communication। Yes, sir. ठीक है ना, तो बॉटम से अप अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऊपर वाले को, टॉप मैनेजमेंट को प्रॉब्लम का पता कैसे चलेगा? क्योंकि फील्ड में तो आप लोग काम कर रहे हैं ना, फील्ड में तो आप लोग काम कर रहे हैं। यस सर। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं ना पता चल पाएगा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। Yes, sir. उसके बाद तीसरा जो सेट है वर्बल एंड रिटन। तो वर्बल का मतलब मौखिक, सिर्फ बोल करके कम्युनिकेट कर दिया गया, और रिटन का मतलब हो गया लिखित। मतलब उसमें मेमोरेंडम आ जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सारी बात का जिक्र होता है। ठीक है, नोटिस है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, ये सब सारा रिटन में होता है। क्लियर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब जरा बैरियर्स को पढ़िए, क्या क्या बैरियर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, इसको पढ़िए रुचिजा। फिल्टरिंग। Filtering. First, filtering. The information may be filtered by sender deliberately to mislead the receiver. A manager filters the information by heading, sub-meaning, and disclosing in such a fashion that the information is appealing to the employee. When the sender tries to filter the information, he is said to after the communication in his favor at the cost of the real message. Filtering the message is a powerful barrier to communication. ठीक है, फिल्टरिंग का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा तोड़ जोड़ कर दिया, तोड़ जोड़ भी कर सकते हैं हम लोग। Yes. ठीक है ना, कुछ बात को रखा, कुछ बात को हटा दिया, कुछ बात को रखा, कुछ बात को हटा दिया। तो फिल्टरिंग अगर ज्यादा करेंगे तो जो बात पहुंचना चाहिए वो बात नहीं पहुंचता है ना। Yes. पूरा बात तो नहीं ये बैरियर है, ये बैरियर है। क्लियर है? Yes, सेकंड sir. पॉइंट। ठीक है, Yes, सेकंड sir. पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हाँ, Second, selective perception. This time the fault lies in the receiver who may indulge in selective perception. The receiver may like to perceive in what is interested. Perpetual selection may sometimes lead to perpetual distortion. Perpetual distortions and facilities may become endemic and virtue the entire system. This affects to organizational effectiveness adversely. सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है बाबू, ये सभी लोग में ये बीमारी होती है, आप में भी है और मेरे में भी है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे में नहीं है। हम जो चीज सुनना चाहते हैं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, हम उसी तक लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, हम जो बात सुनना चाहते हैं, जो मेरे इंटरेस्ट का है, हम वहीं तक लिमिटेड रहते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव परसेप्शन का जो मतलब तरीका चलता है, इसमें
प्रॉब्लम होगा ना कम्युनिकेशन को। जो बात अगला समझाना चाह रहा है वो पूरी बात नहीं समझा पाया, आप पूरी बात समझ नहीं पाए, क्योंकि आपका सेलेक्टिव परसेप्शन था। आपने अपनी एक धारणा बनाई हुई थी, उसी धारणा में हमको समझना है। इस धारणा से अलग कोई बात होगी तो हम नहीं समझेंगे। ये बैरियर हुआ, यस सर। यस सर। समझ में आई बात? तो यस सर। सेलेक्टिव परसेप्शन नहीं रखना चाहिए। सेलेक्टिव परसेप्शन रखिएगा तो फिर आपको तरक्की में दिक्कत होगा, क्योंकि अगला जो समझाना चाह रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी समझ आपसे ज्यादा है। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल होना चाहिए जो दोनों पक्ष को समझने में आसानी हो। अगर ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, बैरियर हो जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में देखिए सिमेंटिक बैरियर लिखा हुआ, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, इसको पढ़िए। Fourth, semantic barrier. The language, words, symbols, and expressions used in communication is distract attention from the actual meaning of the message. Moreover, the tendency of people to interpret the same message in different ways may also act as a semantic barrier. क्या मतलब निकल रहा है इसका? क्या मतलब निकल रहा है? बहुत सारी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए। वो सिंबल हो सकता है, शब्द हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, और सही शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, सही शब्द का। ठीक है। अगर गलत शब्द इस्तेमाल हो गया तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। ठीक है। सही भाषा का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अगर गलत भाषा का इस्तेमाल हो गया तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। अगर और वो सही, बैरियर हो जाएगा। हाँ, तो ये सब सारा जो है द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज, वर्ड, शब्द, सिंबल। सिंबल्स का मतलब कोई साइन ऐसा आपने दे दिया जो अनिवार्य नहीं था। Expression. ठीक है। सांकेतिक। कोई एक्सप्रेशन ऐसा आपने इस्तेमाल कर दिया जो ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है। ठीक है। तो उसमें भी तो ये सब सारा सिमेंटिक बैरियर में आता है। ठीक है। इसको अलग से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेंटिक बैरियर। तो ये सब सारी बात है सिमेंटिक बैरियर की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इमोशंस है। इमोशन भी बेहतर होना चाहिए। जो अगला जो बोलने वाला जो सेंडर है और जो रिसीवर है, दोनों का इमोशन फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। अगर इमोशन सही से नहीं मैच करेगा, जैसे कि हम आपको ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने में, ठीक है, हम थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन पूरा है। ठीक है। अगर इमोशन हम नहीं लाए, इमोशन हम नहीं लाते हैं, ऐसे ही समझा जाते हैं कि हाँ सेमेंटिक बैरियर का मतलब होता है लैंग्वेज, वर्ड, सिंबल, एक्सप्रेशन होता है, इसका मतलब सेमेंटिक बैरियर होता है। इसमें इमोशन पूरा किल हो गया ना। Yes, sir. इमोशन पूरा किल हो गया। हाँ, तो इमोशन का होना बहुत जरूरी है। इमोशन का मतलब होता है प्रोफेशनल एट्रीब्यूट। ये बात को समझिएगा, प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स, दैट इज कॉल्ड इमोशन। प्रोफेशनल अगर नहीं होगे तो फिर बात सही से नहीं समझ में आती है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। 6th point, information overload. हाँ, When managers punish the heavy information to subordinates, they become unable to distinguish between important and unimportant, and this way the entire exercise of communicating would be redundant and wasteful. ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट पॉइंट। Next है non-verbal cues. They are very important sources of hindering the message, especially when these cues are inconsistent with the message. Normally, the receiver expects the consistency in the non-verbal cues with the message being transmitted. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Time pressures. Often in organization, the targets have to be achieved within a specified time period, the failure of which has adverse consequences in haste to meet deadlines. The formal channels of communication are shortened, or messages are particularly given, thus happening effective communication. ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर एक ही क्लास में हम आपको 10 तरह का टॉपिक पढ़ाएं, जो पिछले बार हुआ, उसमें कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हुआ था ना। हम 4 चीज को मिक्स करके पढ़ा रहे थे, ओवरलोड हो गया था। याद आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. तो इंफॉर्मेशन का ये सबसे बेहतर एग्जांपल रहेगा कि पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया आपको, तो 3-4 चीज को मिक्स करके पढ़ा रहे थे, ओवरलोड हो गया था, तो है कि बात Yes. कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रही थी, तो ओवरलोड नहीं होना चाहिए। ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज, ये क्या होता है? इसका क्या मतलब बताइए हमको। स्पेलिंग देखिए, क्यूज का मतलब क्या होता है? CUES, इसका मतलब बताइए हमको सर्च करके। थोड़ा कुछ आप भी बताइए, बोलते बोलते हम थक सकते हैं। क्यूज का मतलब क्या हुआ? अंकित झा बोलिए। Sir, संकेत. संकेत। तो बहुत सारा ऐसा संकेत जो अनिवार्य नहीं है, जो प्रॉब्लम कर सकता है, जो हिंडरेंस करता है, हिंडरिंग। इशारा भी बोल सकते हैं सर। हाँ ठीक है, इशारा भी हो गया, ये सारी बात आप समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ कुछ क्यूज जो है, ठीक है, वो बैरियर का काम करता है, उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो लास्ट में जो लिखा हुआ टाइम प्रेशर, तो टाइम प्रेशर का मतलब है कि ये स्पेसिफाइड टाइम या टारगेट जो दिया जाता है कि इस टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये जो प्रेशर में जो टाइम प्रेशर जब भी आएगा, उसमें कम्युनिकेशन जो है, आदमी को समझना है कुछ, समझ लेता है कुछ, जल्दबाजी में कम समझता है, जल्दी जल्दी समझने का प्रक्रिया किया है क्योंकि टाइम प्रेशर बहुत है, उसमें आधी बात समझा, आधी बात नहीं समझा और काम करने निकल गए। तो टाइम प्रेशर एक बहुत बड़ा बैरियर है। नॉन वर्बल क्यूज एक बहुत बड़ा बैरियर है, बाधा है कम्युनिकेशन में। इमोशन है, सिमेंटिक बैरियर, ये सारी चीज है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी सारी बातें लिखी हुई है। फॉस्टर Yes, sir. इंटरपर्सनल ट्रस्ट स्थापित सर करना। नेक्स्ट क्लास भी है अब हम लोग नेक्स्ट का। क्लास, चलो ठीक है, तो आज इतना हम लोग रखते हैं, फिर 1 मिनट रुको, 5 मिनट, 2 मिनट और रुको। नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में हम लोग Effective communication खत. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है भाई फोस्टर इंटरपर्सनल ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। तुम लोगों का मेरे में ट्रस्ट होना चाहिए और मेरा तुम लोगों में ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन। आपस में हम दोनों में अगर भरोसा नहीं है तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा? No, sir, No, नहीं sir. होगा. कभी भी आप नहीं लोगों No, सर। sir. आप लोगों को अगर आप लोगों को मेरे में ट्रस्ट नहीं है तो मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं सर. तो ट्रस्ट होना बिल्कुल भी नहीं बहुत जरूरी है, सर। सबसे पहली बात। दूसरी बात है रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल उसी तरह फ्लो करे जैसे कि बॉडी में ब्लड, जैसे बॉडी में ब्लड। Yes, sir. अगर सही से स्मूथ फ्लो नहीं होगा, रेगुलेट फ्लो नहीं होगा, तो इंफॉर्मेशन टूट टूट के आएगा। जैसे मेरी आवाज टूट रही थी, आपको बात समझ में नहीं आ रही थी, तो रेगुलर फ्लो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हैव फीडबैक, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, जो भी बात हुई उसका फीडबैक, उसमें वर्बल भी लीजिए और नॉन वर्बल भी लीजिए। ठीक है, ताकि क्लियर हो कि इंफॉर्मेशन कैसा चल रहा है। सिंप्लीफाई लैंग्वेज, लैंग्वेज आसान होना चाहिए, सरल भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव लिसनिंग, जो भी अगला सुन रहा है, ठीक है, वो सुनने की प्रक्रिया बेहतर होनी चाहिए, समझदारी भरी होनी चाहिए, तो फिर कम्युनिकेशन बेहतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला अगर सुन ही नहीं रहा है ठीक से, तो फिर कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा। सी द इमोशंस, डू नॉट क्लाउड एंड डिस्टॉर्ट द मैसेज। अगर बहुत ज्यादा इमोशन भी आ गया, बहुत ज्यादा इमोशन आ गया, तो वो भी आपका मैसेज को गड़बड़ा देता है। जो मैसेज है उसमें ज्यादा इमोशन भी नहीं जाना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है उतना ही रहे। ठीक है। एंड Yes. अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज, तो जो भी इशारा है, जो भी सब है, जो क्यूज है, उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, तो फिर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कुल मिला के जो बैरियर्स है, बैरियर्स का ही ना पॉजिटिव पॉइंट को इधर लिख दिया गया, Yes, sir. दोनों तो मैच ही कर रहा है ना। Yes. सिंपल है, क्लियर है? ठीक है। Yes, तो sir. अगले क्लास में कोऑर्डिनेशन को कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन के बाद डायरेक्टिंग को करेंगे। कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टिंग याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। Yes, sir. कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टिंग करेंगे तो ये एक यूनिट ओवर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टिंग करेंगे तो यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।
थैंक यू सर। Oh, thank you. Thank you. Thank you, sir.